बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और मकबूल जान के साथ। गुज़िश्ता कई दिनों से एक बार फिर बहस चल निकली है इसराइल के हवाले से, और मुख्तलिफ एंकर हजरात इस बारे में ट्वीट भी करते नज़र आ रहे हैं, और एक तो इसराइली टीवी पर अपीयर भी हुए और जो गुफ्तगू उन्होंने की वो मुख्तलिफ लोगों ने सोशल मीडिया पर सुनी। और एक ख़ास मुलाकात का भी हवाला दिया जा रहा है कि सऊदी अरब के अंदर जो है वो एक ख़ास मुलाकात हुई है। चाहे कि सऊदी अरब ने इसकी तरदीद की है कि ऐसी कोई मुलाकात में इसराइली कोई वफ़द शामिल नहीं था, लेकिन आज हमारे दफ्तर ख़ारजा ने भी दो टोक अंदाज में तरदीद किया है कि पाकिस्तान का कोई इरादा नहीं है इसराइल को तस्लीम करने का। आखिर फिर ये बहस क्यों शुरू करवाई जाती है बार बार, आखिर इसका मकसद क्या है, ये आज का हमारा पहला मौजू। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से जो मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था वो कहाँ तक पहुँचा, और जो अमरीका के अंदर जो इंतज़ामिया तब्दील हुई है उसका उन मुज़ाकरात के ऊपर क्या असर मुरतब होने वाला है। और प्रोग्राम में जिक्र करेंगे आखिर में कोरोना के हवाले से, कोरोना टेस्टिंग का अमल जो है वो पाकिस्तान के अंदर किस हद तक जारी है, और इसको मज़ीद जो है वो सस्ता और आवाम की पहुँच में लाने के लिए क्या क्या इक़दाम करने होंगे, इस पर करेंगे बात। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब ये बार बार एक ही बात, इसराइल तस्लीम करो। अब कई गल्फ़ के ममालिक ने तो तस्लीम कर लिया इसराइल को, और सऊदी अरब में भी कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात हुए और इसराइल का एक वफ़द जो है जाके मिला। सऊदीज़ इसकी तरदीद कर रहे हैं, लेकिन ये हर थोड़े देर के बाद पाकिस्तान में इस इशू को जिंदा क्यों किया जाता है? पाकिस्तान में अजीबोगरीब लोग हैं। या तो आप पाकिस्तान की बुनियादी तसव्वुर से मुनकर हो जाएं, और पाकिस्तान भी वैसे ही डेनमार्क की तरह का एक मुल्क है, तो फिर तो ठीक है। तो फिर क्या ज़रूरत है? मैं भी अपने दादा की जाके मस्जिद संभालता हूँ अमृतसर में, आप भी अपना कहीं और चले जाएं, रोहतक के सार में चले जाएं, वो चले जाए किसी और जगह, क्या जरूरत थी फिर रहदा होने की? मेरे सामने ये आर्टिकल है यरूशलेम सेंटर ऑफ द पब्लिक अफेयर्स का। इसके ऊपर ये पूरी स्टडी है पाकिस्तान और इजराइल के रिलेशनशिप कैसे थे। वो शुरू होता है इस बात पे, मैं आप जरा से उसकी सुने। अर्लियर मोहम्मद अली जिन्नाह प्लेड पिवटल रोल इन द अवेयरनेस स्ट्रगल ऑन द पैलेस्टीनियन इशू इन द सब कॉन्टिनेंट। कि मोहम्मद अली जिन्नाह ने फ़लस्तीनियों के हुकूक के बारे में लोगों को बताने के लिए सबसे बड़ा किरदार अदा किया। और फिर उसने, मैं यहां से निकाल रहा हूं, उसने 12 अक्टूबर मोहम्मद अली जिन्नाह की तकरीर कोट की। एवरी मैन एंड वुमन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड विल डाई बिफोर द ज्यूरी सीज द यरूशलेम। ये खादिम साहब रज़ी वाली तकरीर है कि यहूदियों के यरूशलेम के कब्जे से पहले मुसलमानों की हर मर्द और औरत को मर जाना चाहिए। ये कोई खातिर कायदा बोल रहा है। I hope that the Jews will not succeed in their nefarious designs, and I wish Britain and America should keep their hands off, and then I will see how the Jews conquer the Jerusalem. मैं कहता हूं अगर बरतानिया और अमेरिका पीछे हट जाए तो मुझे हैरत है कि जूस कभी यरूशलेम को फतह कर लेंगे। The Jews, over 500,000, have already been accommodated in Jerusalem against the wishes of the people. May I know which other country has accommodated them? If domination and exploitation are carried now, there will be no place and end of the war. उसने, यानी ये कायद आज़म 1945 में था। उसके बाद तो उसने कहा है कि हमें वाशिंगटन के जो सफारत खाने में हमारे लोगों ने हमें कहा कि जिस 1948 में हमने ऐलान कर दिया 14 मई को 1948 को, और हमने शायद तो जंग शुरू हो गई। अब ये जंग जो है सिर्फ अरबों की हुई है, अरबों की, क्योंकि ज़ाहिर बात अरब नेशन स्टेट बन गई हुई थी। कहते हैं एक मुल्क ऐसा था, अब कायदा जिंदा है उस वक्त, जिसने चेकोस्लोवाकिया से 3 लाख बंदूकें खरीद के फलस्तीनियों को दी। अच्छा। और वो पाकिस्तान था। और पाकिस्तान का गवर्नर कौन सा सन जिसका जिक्र किया? 1948 14 मई 48 14 मई। कायदा-ए-आज़म जनरल है भाई। 3 लाख बंदूकें खरीद चेकोस्लोवाकिया से और फलस्तीन भिजवाई। वो कहता है ये हमारे ये पाकिस्तान की पॉलिसी थी पहले दिन से। और उस वक्त जब बना है वो तो कायद-ए-आज़म का इसमें स्टेटमेंट दिया है कि कायद-ए-आज़म ने ये हमारा मजाक उड़ाया है, और उसने ये कहा है कि इट्स ए बास्टर्ड चाइल्ड ऑफ द यूरोप। ये एक नाजायज बच्चा है इसराइल यूरोप का। ये है हमारी इब्तिदा। इसके बाद मैं आता हूँ कि हमें जो लोग बातें करते हैं ना, हमें बड़े फायदे होंगे और ये होंगे फलां। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर फीलिंग इसलिए है कि पाकिस्तान एक नज़रियाती बुनियाद पे बना हुआ कार्व्ड आउट मुल्क है।
हमारी कोई और पहचान नहीं है। जो लोग कहते हैं ना पाकिस्तान पंजाबियों, सिंधियों, बलोचों, पठानों ने, वो झूठ बोलते हैं। मैंने पंजाबियों से इनकार किया था तुझे मुल्क बनना, वरना मेरे साथ पंजाबी बहुत मौजूद है। तो मेरी आइडेंटिटी मुस्लिम की आइडेंटिटी थी। सेम इज लाइक ज्यूज। 1916 का जो बाल्फोर एग्रीमेंट, उसमें भी कायद आज़म की तकरीर है बाकायदा। हमारे यहाँ कायद आज़म था, कोई नवाज शरीफ, इमरान खान तो नहीं था कि जो पढ़ाई ना करे, या जरदारी नहीं था कि पढ़ाई ना करे। भुट्टो के बाद पढ़ाई बंद हो गई लीडरों। उस वक्त उसने कहा था कि ये बेसिकली एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, बाल्फोर एग्रीमेंट जो हो रहा है। उसमें उन्होंने कहा था कि एवरी Jew living in any part of the world is to be considered as one nation. खा वो नाइजीरिया में रहता हो, इंडिया में रहता हो, एक कौम है, and they have all the right to go back to their promised land. अपने उसमें ये था बाल्फोर एग्रीमेंट। बाल्फोर एक वजीर खारजा था बरतानिया का, जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था। उसके बाद कंटिन्यूसली इजराइल हमको कहता रहा है दिस इज आवर आइडियोलॉजिकल इक्वल, हम इजराइल को कहते रहे हैं कि ये हमारा दुश्मन है। और ये दुश्मनी मैंने नहीं डाली। अरब जो इस वक्त बड़े शेर बने हुए ना, जिस वक्त आज कर रहे हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विसाल से पहले, इस दुनिया से रुखसत होने से पहले जो चंद वसीयतें की हैं, उनमें से अब्दुल्ला बिन मसूद की जो अहम तरीन वसीयत थी, जो आपने हज़रत उमर को सुनाई थी, तो आपने कहा था ला यज्तमुल दीनैन फी जज़ीरतुल अरब। अगर तुम मेरे मानने वाले हो तो जजीरतुल अरब के अंदर दो दीनों को जमा मत होने देना। खा वो ईसाई हो, खा वो यहूदी हो, खा वो हिंदू हो, खा कोई और हो। ये जितने लोग, खा दुबई के अंदर वो बन रहा है या कोई प्रॉमिस्ड लैंड के अंदर, नहीं, आप नहीं जमा होने देना। ये जो आप वो कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर अरबों को कहा गया है, मुझे नहीं कहा गया। इसलिए अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैलुल लिल अरब, अरब की तबाही, इन पर तबाही आएगी। ये जो रसूल सल्लम के अहकामात के मुनकर हो रहे हैं ना, उनको क्योंकि बुनियादी एड्रेस वो है। अगला मसला जो है कि इस सारे कि जिस वक्त 1948 में लड़ाई में अरबों को थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उसमें एक फतह भी हुई थी। हुआ ये था कि ये जो इलाका था ना अपना बैतुल मक़दस वाला, इस पर और उर्दन ने कब्जा कर लिया था, और उर्दन ने अपने आप में शामिल, ये बेसिकली प्रोटेक्टरेट था बरतानिया का। ये जिस वक्त कब्जा किया उन्होंने, तो 67 में कितने 9 साल बाद दोबारा जंग होगी। जब वो जंग जीती है तो उस वक्त जिंदा होता था डेविड बेन गोरियान, तो उन्होंने पेरिस में वो मनाई थी अपने खुशी, उसमें उसकी तकरीर उठाएं, बातें करते हैं, फिर अभी खान साहब को सुनाते हैं कि पता नहीं क्या बात है, तारीख भी पढ़े और अपनी दुश्मनी। उन्होंने कहा देखो दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जिससे हमें खौफजदा होने की जरूरत है, सिर्फ एक मुल्क है, वो पाकिस्तान है। बाकी सारे के सारे मुल्क जो हैं वो नेशंस की बुनियाद पे, कोई ईरानी है, कोई इराकी है, कोई सऊदी है, कोई मिस्री है, कोई एक मुल्क है। उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था पाकिस्तान इज आवर आइडियोलॉजिकल इक्वल, हमारा मद्दे मुकाबल सिर्फ एक है। इसलिए जो लोग कहते हैं ना हमें क्या मसला है, हमें ये, तुम सबसे बड़ी बात, मुझे लोग कहते हैं कि जी बाकी मुसलमानों को अपना तकलीफ नहीं होती, मैं कहा ये तो मुझे फख्र की बात है कि मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानता हूं। मुझे फख्र करना चाहिए कि बाकी सारे मुसलमान जिल्लत में हैं, बाकी मुसलमान सोए हुए हैं, पाकिस्तान जाग रहा है। मुझे फख्र होना चाहिए कि क़यामत के दिन मैं इज्जत से जाऊंगा, मुझे फख्र होना चाहिए कि मैं अल्लाह का सुरखरू होगा। तुम ये मेरे लिए लानत बनाते हो। उन लोगों पर लानत और उन लोगों पर बरसेगी कि जो लोग सुरखरू नहीं होंगे क़यामत के दिन, और जो रसूलुल्लाह की बात को नहीं मानते। तो अब खान साहब का इंटरव्यू चलाएं, जो दबाव के चेहरे नजर आ रहे हैं ना, दबाव किसका है वो भी बता रहे हैं, किसका दबाव है, सुनाए जी खान साहब के क्या कहा जी। देखिए ये फॉरेन दबाव की भी बात की, आपको आज याद आ रही है जिस वक्त आप मिस्र ने तस्लीम किया था, वो जब कैंप डेविड का जो अकॉर्ड, ओस्लो अकॉर्ड जिसको कहते हैं, वो नहीं था, दोस्त मुल्क नहीं था। जिस वक्त उर्दन ने तस्लीम किया था, वो दोस्त मुल्क नहीं था। ओमान ने किया सर, आरसीडी में 3 मुल्क थे, टर्की, ईरान और पाकिस्तान। 3 मुल्क थे ना। दुनिया में सबसे टॉप जैसे ना हमारा एग्रीमेंट वो यही रहा है तल का। ईरान ने भी इसराइल को तस्लीम किया हुआ था और तुर्की ने भी किया हुआ था। ईरान में भी इसराइल के अड्डे थे, उनके मोसाद के एजेंट थे, तुर्की में भी बैठते थे। ईरान का भी सफारतखाना इसराइल में था, तुर्की का भी सफारतखाना इसराइल में था। ईरान निकल गया, ईरान ने 79 में निकल गया, आपके बराबर मुकाबला तुर्की में अभी तक है। तो उसके दबाव मसला है कि आप आइडियोलॉजिकल स्टेट हैं। ईरान जो है वो ईरानियन नेशन के तौर पे खड़े होते हैं। वो जब मसला आता है ना नकोर्नो काराबाग का, तो मुसलमान शिया मुसलमानों के साथ नहीं होते जो अजरबैजान के थे, क्योंकि वो तुर्क हैं। वो कहते हैं नहीं हम आर्मीनियंस के साथ हैं जो कि ईसाई थे, वो तो वहां साथ नहीं देते, वो तो कहते हैं हम ईरानी हैं। हम
पंजाबी बलोच पठान नहीं, हम मुसलमानों का मुल्क ही एक है पूरी दुनिया में भाई, और यहूदियों का भी एक है। यहूदियों का मुल्क अमेरिका नहीं है, हालांकि वो अमेरिका में ज्यादा पावरफुल है। यहूदियों का मुल्क फ्रांस नहीं है, हालांकि कोई फ्रेंच प्रेसिडेंट यहूदियों की मदद के बाद चल ही नहीं सकता। ये सारे खाके खुको बनाने की बेसिकली सैनिक वो बेलवेल से लेके बाकी इलाके के अंदर बैठे वही करते हैं। लेकिन यहूदियों का मुल्क इसराइल है, और इसराइल को यहूदी जो है नीचे लॉस वेगस में बैठा हो वो प्रोटेक्ट करता है, आइडियोलॉजिकल इक्वल। और एक और बात बताऊं, जो बुनियादी तौर पर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी जंग का नक्शा खींचा है, उसमें सैयदना इमाम मेहदी रहमत जो भी आएंगे रजी अल्लाह ताला नबी अल्लाह से राजी होगा, उनकी जो अलामत जो बुनियादी रखी गई है, वो अलामत ये रखी गई है कि अरब की तबाही अपने अरूज पे पहुंच चुकी होगी, यहाँ तक कि मदीने में भी रहने के काबिल नहीं रहेगा। तो एक शख्स मदीने से भाग के मक्का आ जाएगा, क्योंकि मदीने में तो को आपने फरमाया मदीना, मक्का जब आएगा तो उस मक्का में आने के बाद उसके पीछे लोग पड़ेंगे कि तुम हमारी क़यादत करो, लेकिन वो नहीं मानेंगे। तो वो उनको बाकायदा बैठा के बैतुल्ला के दरमियान, रुकन जमानी और मुल्तज़म के दरमियान उनसे बैत लेती जाएगी। जब वो बैत ली जाएगी तो शाम में एक हुक्मरान होगा जो उसके खिलाफ फौज भेजेगा, जो अलामत मैं बताऊं, ये मैं तो पाकिस्तान को इक्वल क्या है, उससे जब फौज भेजेगा तो वो फौज जो है अल्लाह कहेगा कि बैदा के मुकाबले में अल्लाह के हुक्म से धंस जाएगी जमीन में। ये वाहिद निशानी है जब इमाम मेहदी के पहचान बताएगी, वरना तो पाकिस्तान में भी 10 लोग दावा करते हैं, मिर्ज़ा कादियानी ने भी कह दिया मैं मेहदी मसूद पता नहीं क्या क्या, ठीक, वो दसाएगी उसको। जब वो दसाएगी तो आप फरमाते हैं फिर इधर से काफिले जाएंगे मेहदी की मदद के लिए। इकबाल कहता है कि खिज़्र वक्त अस खलवते दश्ते हिजाज आयत बुरू, के दश्ते हिजाज से वक्त का खिज़्र जो है खलवत में से निकलेगा, काफिला वादी अस दूरस दराज आयत, इस वादी से फिर काफिले उसके लश्कर। तो ये आइडियोलॉजिकल इक्वल है, इसमें इमरान खान हो या उसमें कोई और हो, या उसमें कोई ट्वीट करने वाले हों, या इसराइली टीवी को इंटरव्यू देने वाले हों, ये बह जाएंगे। 2 दिन पहले का नजारा नहीं देखते इस कौम का, किसी और कौम में इस तरह लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाते हुए इतना क्राउड निकला है, अभी भी अंदाजा नहीं हुआ कि ये कौम क्या चाहती है। ये कौम ने 6 महीने पहले बताया था हम अर्तुगल चाहते हैं, इस कौम ने 4 दिन पहले बताया था हम सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। तुम 4 टोटरू, कोई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ, कोई कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ, कोई एचिसन का पढ़ा हुआ, तुम लोगों की औकात क्या है इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम के सामने? तुम तो खसो खशाक की तरह बह जाओगे यहां से। चलें जी, यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जो जिक्र करेंगे अफगानिस्तान का कि जो एक मुआहदा तय पाया था ट्रंप इंतजामिया और अफगान तालिबान के दरमियान, उसका क्या बना और क्या बनेगा। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कि अभी अमेरिका के अंदर इंतज़ामिया की तब्दीली हुई और जो बाइडन इलेक्शन जीते, इससे पहले एक मुआहदा तय पाया था अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान, और उस मुआहदे का पेशरफ्त क्या है और जो मामलात हैं किस सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है अफ़गान अमूर के माहिर है शाहिद ख़ान, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम सलाम। शायद ये बताइएगा कि नई इंतज़ामिया के बाद लग ऐसे रहे कि मामलात जो हैं, ज़ाहिर है उसने अपना इख्तियारात संभालने हैं, चेंज होनी है, तो कहाँ तक पहुँचा है मामला और कुछ रुकावटें पैदा होती नज़र आ रही हैं, वो क्या हैं? एक तो नई इंतज़ामिया अमेरिका में जनवरी सदारती इंतखाबात हुई हैं, अगर इस हवाले से देखा जाए तो उस हवाले से अभी तक मुज़ाकरात पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ा है। इसलिए कि पहले भी जो बाइडन जब 2010 में तकरीबन या 2008 के उसमें जब ये नायब सदर थे, उस वक्त भी इन्होंने कहा था कि जनवरी 2011 तक अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज को इनखला करना चाहिए। तो इनकी बेसिक जो पॉलिसी है वो यही है
कि अफगानिस्तान से बहरहाल अमरीकी अफवाज का इनखला होना चाहिए। अलबत्ता फौरी तौर पर होना चाहिए या उसमें जो है वो कुछ वक्त लगना चाहिए, इसमें जो बाइडेन की वो पॉलिसी यही है कि जब तक अफगानिस्तान स्टेबल नहीं होता, जब तक वहाँ पर अमन नहीं आ जाती एक तरह से, उस वक्त तक अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला ना हो। अच्छा शाहिद खान साहब, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि नेटो ने पिछले दिनों बयान दिया था कि थोड़ा सा आराम से निकलना चाहिए, जिसको पाकिस्तान ने भी साथ इंडोर्स करने की कोशिश की, लेकिन अभी रिसेंटली इतला यही है कि माइक पॉम्पियो जब वहाँ आया है तो उन्होंने नेटो से बात करा के आई है। वो जो अफगान तालिबान का और हुकूमत का था, जो हुकूमत समझती थी कि हम इसको उस मुआहदे की तसलसल नहीं मानते जो अमेरिका और तालिबान का मर्यादा करना चाहते हैं, उसके बारे में जरा सा इत्तला दीजिए, क्योंकि बाकी चीज़ें तो पुरानी है, ताज़ा जो सूरत हाल है इसके क्या हालात हैं? 22 नुकाते टोटल जो दोनों मुज़ाकरात, अफगान हुकूमत के मुज़ाकराती टीम और तालिबान के मुज़ाकराती टीम के दरमियान तय होनी थी। ये वो इस्तिलाहात थी और ये वो तवाफ़ुक़ थी, वो चीज़ें थी जिस पर आइंदा में मुज़ाकरात होने थे तालिबान और अफगान हुकूमत के मुज़ाकराती टीमों के दरमियान। तो 22 नुकात में से टोटल 19 नुकात पर उसी वक्त ही जो है वो तवाफ़ुक़ हुआ था। अलबत्ता कुछ 3 नुकात ऐसे थे जिस पर तवाफ़ुक़ उस वक्त ना हो सका। उनमें से एक ये था कि अफगानिस्तान में जो मुज़ाकरात होंगे इसका बुनियाद किस पर होगा, किस फ़िक़े पर होगा, तो इसमें ये था कि फ़िक़े हनफी पर होगा। दूसरा एक ये था कि अफगानिस्तान में जो जंग अब तक हुई है, ये 20 साल जंग हुई है, उसको क्या नाम दिया जाएगा, इसको जिहाद कहा जाएगा या इसको जंग कहा जाएगा। तो ये दो नुकात उस वक्त लीक हुई थी और इस पर तालिबान ने नाराज़गी का इजहार भी किया था कि अफगान हुकूमत की मुज़ाकराती टीम के बंदों ने ये खबर लीक की है, जब तक एक चीज़ पर तवाफ़ुक़ ना पाया जाए उस वक्त तक लीक नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता उसके बाद एक नुकता बाकी रहा कि ये मुज़ाकरात जो बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात होंगे, ये उस अमन वाहिदे का तसलसल होगा जो अमेरिका के साथ तालिबान का हुआ है, या ये अफगान हुकूमत के साथ अलग से मुज़ाकरात होंगे। तो एक नुक्ते पर तकरीबन तवाफ़ुक़ नहीं हो रही थी और 1.5 माह गुजरने के बाद अब इत्तलात ये है कि उस पर तवाफ़ुक़ हुआ है। गुज़श्ता तकरीबन 1 हफ्ते पहले अफगान हुकूमत की कुछ बंदे, अफगान हुकूमत जो मुज़ाकराती जो कमेटी है उसके बंदे, एक अफगान तालिबान के रुकन जो मुज़ाकराती कमेटी के रुकन है, उनके घर पर रात को थे और रात ही को दोनों का तवाफ़ुक़ इस पर हुआ है। अलबत्ता जो तवाफ़ुक़ हुआ है इसमें पहले तो ये था कि तालिबान ये कह रहे थे कि ये अमरीकी मुआहदे का तसलसल होगा, लेकिन अब जो तवाफ़ुक़ हुआ है उसमें दोनों का जो है वो दोनों को बराबर रखा गया है। उसमें अफगान हुकूमत को भी फेवर दिया गया है, अमेरिका की अमन मुआहदे को भी फेवर दिया गया है। वो इस तरह से दिया गया है कि सबसे पहले जो मसला हमारे आइंदा मुज़ाकरात में आएगा उसको हम जो अमन मुआहदा 29 फरवरी को दोहा में हुआ है उसके मुताबिक देखा जाएगा। अगर उसका हल उस अमन मुआहदे में मौजूद हो तो फिर हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, उसी अमन मुआहदे के उसूल के मुताबिक वहाँ पर जो लिखा गया है उसी के मुताबिक हम इसे हल करेंगे। दूसरा ऑप्शन ये रखा गया है कि अगर उसमें भी उसका हल मौजूद ना हो उन उसूल के मुताबिक, तो फिर इसको हम दो मुज़ाकराती टीमों के दरमियान उस मसले को जो आइंदा मुज़ाकरात में आएंगे उसके मुताबिक। अच्छा, ये बिल्कुल जबरदस्त बात होगी कि वो पहले अम्ब्रेला वही रहेगा, छतरी वही रहेगी, बीच में से अगर हालात उसमें उस एग्रीमेंट में नहीं हुआ तो नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन देखना यह है कि जो बैनल में जो बेसिक है मैं उसको भी बयान करूं। तीसरा ऑप्शन इसमें यह रखा गया है कि अगर दोनों मुज़ाकराती टीमों से भी ये मसला हल ना हुआ तो उस वक्त अफगान अवाम के सामने इस मसले को रखा जाएगा, गोया एक तरह से इलेक्शन इस पर किया जाएगा, अफगान अवाम की राय इसकी ली जाएगी एक मसले के बारे में। अच्छा, इसमें तो तालिबान का बड़ा एतराज था शाहिद खान साहब, तालिबान का सबसे बड़ा एतराज यही था कि हम पॉपुलर वोट की बुनियाद पर राय नहीं लेंगे, हम एलो राय जो हैं उनके बारे में हम तय करेंगे। खैर वो तय हो जाएगा, वो तो खैर बात है, अब कौन किस तरह ग्रुप्स को। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये जो अगली जो मुज़ाकराती टीम बनेगी, जो मुज़ाकरात की टेबल सजेगी, उसमें अफगान जो गवर्नमेंट है वो बैनुल कौमी बाकी कौमियों के अंदर एक ग्रुप की हैसियत से आएगी या गवर्नमेंट की हैसियत से आएगी? बुनियादी तौर पर तालिबान को जो यहाँ पर एक तरह से फतह मिली है वो इसी नुक्ते की बुनियाद पर मिली थी, क्योंकि वो तालिबान चाहते थे कि ये मुआहदा जो होगा, इंटर अफगान मुज़ाकरात जो होंगे अमन मुआहदे का तसलसल होगा, यानी उसमें आपका कोई इख्तियार नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर जो मुआहदे में लिखा गया है उसमें साफ तौर पर वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि अफगान हुकूमत बतौर एक इदारा, बतौर एक मुज़ाकराती टीम के मेंबर के वो यहाँ पर शिरकत करेंगे। तो बुनियादी तौर पर तालिबान की फतह यहाँ पर हुई है कि उन्होंने अफगान हुकूमत को रस्मी तौर पर माना नहीं है, और अफगान हुकूमत जो अभी तक उस नुक्ते पर इत्तेफाक नहीं करे तो इसकी वजह भी बुनियादी यही थी कि उसमें अफगान हुकूमत को इदारे के तौर पर, एक हुकूमत के तौर पर नहीं रखा गया था।
तो ये कब तक का तवक्को है इसका ऐलान का? दूसरा ये बताइएगा कि अभी इमरान खान साहब वहां गए हुए थे और उसने पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई की सूरत हाल पे निकली है, और दो एक और रास्ता भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान जो पाकिस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तान टीटीपी है उसके बारे में एक खबर एहसान ने चलाई थी कि सिराजुद्दीन हक्कानी जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि सुलह सफाई की सूरत हाल, ये दोनों तबसरा कर दी, क्योंकि इमरान खान का विजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मौके के अंदर, खास तौर पर नेटो वाले बयान की हमायत करते हुए। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपके पहले सवाल की तरफ आऊँगा। हुआ रिसेंटली अभी ये है कि जब वहाँ पर तवाफुक हुआ इस एक नुक्ते पर, और मासूम स्तांगज़ई ने जो तालिबान के मुज़ाकराती टीम की जो सरबराह है शेख उसके हक्कानी साहब अब्दुर्रहीम हक्कानी, उनसे ये बात उनसे ये वादा किया कि इस नुक्ते पर हम कंफर्म हो जाएंगे, इस पर हम इत्तेफाक करेंगे। लेकिन जब जैसे ही मासूम स्तांगज़ई यहाँ पर अफगानिस्तान में आए तो अशरफ गनी साहब और अमरुल्लाह सालेह ने इसके साथ इत्तेफाक इस नुक्ते पर नहीं किया है। तो यहाँ पर आने के बाद वो दोबारा आज उनका जाना तय था, लेकिन वो दोहा पर वापस नहीं गए। और 4 जो मुज़ाकराती अफगान हुकूमत के मुज़ाकराती टीम के 4 मजीद बंदे उन्होंने वहाँ दोहा से काबुल बुला लिए है, जो कल या परसों वहाँ से आएंगे। दूसरा, अफगानिस्तान जो इमरान खान का विजिट है उस हवाले से मैं इतना कहूँगा कि इस नुक्ते में पर इत्तेफाक से भी पाकिस्तान की जो है इसमें कोशिश शामिल है, इसलिए कि इमरान खान के विजिट के 2 दिन पहले ये खबर आई कि उस पर तवाफुक हुआ है, और उसके बाद जब इमरान खान वहाँ पर गए तो उन्होंने अपनी तकरीर में इमरान खान ने कहा कि हमसे जितना हो सकता है हम तशद्दुद की कमी में अफगान हुकूमत और इस अमन वाहिदे में हम मदद देंगे। तो इमरान खान को गोया एक तरह से इसका इल्म था, इमरान खान की कोशिश ही थी कि वो तशद्दुद की कमी में मदद कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा बयान इस सिलसिले में दिया है। ठीक, अच्छा, लेकिन ये बताइएगा कि वॉर चल रही है, जंग साथ साथ चल रही है, अफगान तालिबान की रोज एक स्टेटमेंट आ जाती है उनके ज़बीला मुजाहिद की, आज इतने लोग मारे गए, आज इतने लोग अफगान फौज को छोड़ के हमारे साथ शामिल हो गए, आज इतने टैंक कब्जा कर लिए गए, ये सारा कुछ दोनों तरफ की उनकी खबरें जो है साइमल्टेनियसली आती है। अफगान गवर्नमेंट भी कहती है, खास तौर पे दाइश के ग्रुप के ऊपर इस बात का इल्ज़ाम लगाया जाता है। ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन इस मायदे के बाद ख़त्म होने की इम्कान लगता है आपको? फिलहाल इसका इम्कान इसलिए नजर नहीं आ रहा जब तक दोनों फरीक़ैन एक नतीजे तक नहीं पहुंचते, जब तक तालिबान इस बात को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे कि वो जंगबंदी करे, या तशद्दुद में कमी का हो सकता है कि उसमें कमी की जाए कुछ मुआहदे कुछ नुकात पर इत्तेफाक पाए जाने के बाद, लेकिन मुकम्मल तौर पर जंगबंदी के हक़ में तालिबान कहीं भी नहीं है, इसलिए कि उन्होंने जो अभी जंग शुरू कर रखी है और वो उसे उस वक्त तक वो इसे जारी रखेंगे जब तक दोनों फरीक़ैन किसी एक नतीजे तक नहीं पहुंचती, वो एक निज़ाम तक नहीं पहुंचते, एक ऐसी हुकूमत तक की तश्कील तक नहीं पहुंचते जिसमें दोनों शरीक हो या जिसमें ये हो कि एक को फेवर दिया जाए, तो उस वक्त तक जंगबंदी के इम्कानात बहुत कम नजर आ रहे हैं। हिकमत जान साहब ने कहा था कि प्रॉपर अमन के लिए अफगान हुकूमत को ख़त्म हो जाना चाहिए और ताकि उसके बाद एक सूरत हाल, वरना जंग छिड़ पड़ेगी। आप क्या समझते हैं कि जब बैन फरीक मुज़ाकरात शुरू होंगे तो अफगान हुकूमत तो लिटरली ख़त्म हो जाएगी, तो आप क्या समझते हैं उसके बाद अमन की सूरत हाल रहेगी कि वो अफगान हुकूमत की तरफ से और दोनों तरफ छेड़छाड़ जारी रहेगी? अमन मुआहिदे में जो अभी फरीक़ैन शरीक है उसकी खूबी भी यही है कि उसमें तमाम तंजीमों को, तमाम ग्रुपों को, तमाम जमातों को नुमाइंदगी दी गई है, उसमें हिकमत यार साहब भी शामिल है, उसमें दूसरी पार्टी से वो भी शामिल है। तो ये मुज़ाकरात की खूबी है कि सबको साथ लेकर जा रहे हैं और जो मुआहिदा होगा वो सबके इत्तेफाक से होगा, किसी एक के इख्तिलाफ से मुआहिदा नतीजे तक नहीं पहुँचेगा। इसका मतलब है कि इस हफ्ते में तवक्को है ऐलान की आपको? आखिरी इस हफ्ते में तवक्को थी, लेकिन चूंकि अभी जो इख्तिलाफ सामने आया है उसके बाद देखा जाएगा क्या सूरत हाल बनती है, लेकिन इस हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह मुमकिन है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद साहब, आपने तफसील से हालात के मुताबिक जो अपना तज्जिया पेश किया। यहाँ लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कुछ कोरोना की तबाहकारियों का और जो टेस्ट मुतारफ़ कराने जा रही हैं 2 कंपनियाँ, उस पर करेंगे बात। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। 2 बड़ी कंपनियों ने, फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने जो कोरोना का टेस्ट है उसके लिए किट मुतारिफ़ करवाई हैं जो निस्बतन जो है बाकी टेस्टों की निस्बत सस्ती हैं। हमें मारूफ पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ीशान साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, ये जो दो रॉश और एबट ने जो नया जो पीसीआर के मुतबादल एक टेस्ट मुतारफ़ करवाया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर इसको शुरू कर दिया गया है तो उसके क्या नताइज सामने आ रहे हैं और ये पहले टेस्ट की निस्बत कितना सस्ता और कारगर है? अच्छा, ये दो कंपनियां जैसे कि आपने नाम लिया है, रॉश और एबट, तकरीबन करीब 2 महीने हो गए जब इन्हें अप्रूवल एफडीए से और दीगर बड़ी यूरोपियन एसोसिएशन से जब इनको इसकी अप्रूवल मिल गई, तकरीबन इसको 2 महीने हो गए और 2 महीने पहले ही मैंने इसको कह लें तजर्बाती बुनियादों पे कंपेयर करके इसको असेस भी कर लिया। इसको कोविड-19 एंटीजन टेस्ट कहते हैं। अच्छा, ये कोविड-19 एंटीजन टेस्ट। अच्छा, ये एंटीजन और डीएनए जो होता है वो आपको पता ही होगा, कोविड का दोनों चीजें ब्लड के अंदर चूंकि डिटेक्ट नहीं हो सकती, वो आती नहीं है, तो ब्लड में एंटीबॉडी मौजूद होती है। तो पीसीआर के लिए भी और एंटीजन टेस्टिंग के लिए, यानी कि आपने डीएनए टेस्ट करना हो, डिटेक्ट करना हो, उसका आरएनए डिटेक्ट करना हो या एंटीजन, तो आपको नेजल स्वाब ही लेना पड़ता है। थ्रोट जी, नाक से या गले से आप लेते हैं? नाक से या गले से लेना पड़ता है आपको स्वाब। तो इसमें भी आपको स्वाब तो आपको नेजोफेरेंजियल या थ्रोट स्वाब भी लेना पड़ेगा। उसकी एक छोटी सी किट आती है, उसके अंदर आपको जो एंटीजन टेस्टिंग है उसमें एक्सपर्टीज इन्वॉल्व नहीं होती है, छोटी सी एक किट होती है, आईसीटी टेक्निक कहते हैं, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। उस पे ये आप ऑन स्पॉट कहीं भी लेबोरेटरी के अंदर, इवन आप ऑन साइट एयरपोर्ट्स पे, ऑफिस में, कहीं भी एक छोटे से कमरे में एक टेबल पे रख के ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं और रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा ये क्विक बहुत है। एक तो ये चीप है, तकरीबन इसकी जो इन लैब कॉस्ट होती है कहीं 1200 कहीं 1300 होती है, जो पीसीआर के मुकाबले में तकरीबन 1/3 है, यानी कि 1/3 से भी थोड़ी सी कम है। दूसरी चीज, इसमें एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। तीसरी चीज, इसके अंदर क्विक टेस्ट है, ये आईसीटी टेक्निक पे है, आपको 15 मिनट में रिजल्ट आता है, जबकि पीसीआर में अगर आप बहुत तेज भी काम करें, फौरी तौर पे भी करें तो 5 से 6 घंटे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन आपको भी अंदाजा होगा 1 से 2 दिन लैब जो है वो पीसीआर रिपोर्टिंग में लगा रहे हैं। तो ये क्विक हो जाता है, आप आइसोलेट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, स्पेसिफिसिटी इस टेस्ट की डीएनए या पीसीआर के बराबर ही है। सेंसिटिविटी जिसको कहते हैं किसी भी टेस्ट की, यानी कि पैथोजन या जिस चीज को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट किया जा रहा है, इसकी जो है उन्होंने बाज जगह पे डीएनए से भी सुपीरियर बताई। जो रॉश और एबट ने क्लेम किए वो 94 to 96। लेकिन डॉक्टर साहब, पीसीआर के बारे में तो ये कहा जाता है कि 30% टेस्ट जो हैं वो रिलायबल नहीं होते। मतलब अगर आपने किया एरर हो सकता है, 30% का एरर उसके अंदर है, यूनिवर्सली एक्नॉलेज है। इसका आप कह रहे हैं 94%, तो यूनिवर्सली इतना एक्नॉलेज क्यों नहीं किया जा रहा है इस टेस्ट को? सबसे बड़ी बात तो यही है, पूरी दुनिया पीसीआर के पीछे लगी हुई है। अच्छा, इसमें एक तो चीज है कि पीसीआर टेस्टिंग जब भी हम ब्लड से, कोई भी पीसीआर ब्लड सैंपल से करते हैं, तो यूजुअली पीसीआर जो है वो सबसे सुपीरियर होता है। तो पीसीआर सबसे ज्यादा स्पेसिफिक समझा जाता है। लेकिन आपने खुद कह दिया कि नेजल स्वाब टेस्टिंग, क्योंकि वो एक ब्लड सैंपल नहीं है, वो सैंपल होमोजेनियस सैंपल नहीं है, तो उसके अंदर पीसीआर जैसे आपने खुद का 30% तक मिस करता है। ये पीसीआर के साथ एक नेजल स्वाब के साथ फ्लॉ था उस प्रोसीजर के अंदर, जो अभी भी मौजूद है। एंटीजन रॉश इन दोनों ने क्लेम किया है कि सेंसिटिविटी उसकी पीसीआर से ज्यादा आ रही है। उन्होंने अभी स्मॉल सैंपल साइज पे जो स्टडी करके एफडीए को दी, एफडीए ने अप्रूव कर दिया उसको। तो सबसे बड़ी चीज तो ये कि इसमें उन्होंने जो रिपोर्ट किया उसमें 6 to 7% फॉल्स नेगेटिव, जो आप कह रहे थे ना मिस करवाइए, तो इसमें 7 से 8% के करीब दोनों का। ये तो कम है बहुत। हाँ जी, तो इसको पाकिस्तान के लेवल पे क्यों ज्यादा नहीं हो रहा? डिले क्यों हो रहा है? डिले क्यों हो रहा है इतना ज्यादा? पाकिस्तान दुनिया पूरी में, इंडिया में अगर आप दोनों कंपनी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल्स हैं और दोनों कोलैबोरेटिव अगर कर रही हैं, तो इसकी मार्केटिंग में मसला क्यों हो रहा है? अच्छा, बिल्कुल ये डायरेक्ट कंपनीज मौजूद है और हम लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हम जो बाय कर रहे हैं, कि दोनों डायरेक्ट कंपनी ये इस वक्त यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। और ये एबट और रॉश इस वक्त कोविड डायग्नोस्टिक में आपको अंदाजा ही होगा कि ये दो कंपनियां हर तरह की टेस्टिंग में इस वक्त टॉप पे हैं और डेली की बुनियाद पे काम कर रही हैं। यूरोप में और यूके ने, अमेरिका ने इनकी मिलियंस किट अभी मैंने रिपोर्ट कर दी, ऑर्डर कर दी हैं ऑलरेडी। एक तो ये कि हम कुछ चीजों को समझने में नॉर्मली थोड़े से देर लगा देते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ये तो फैसला भी नहीं करना। अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां पर हैं, इनको तो सिर्फ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है, बाकी तो ये सारे के सारे टेस्टिंग सूरत यहीं बना कर दे सकती हैं। ये तो मतलब इनको तो कोई इंपोर्ट लाइसेंस लेने की भी जरूरत नहीं, दे उनके अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ लगे हुए। अच्छा, इसके हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, रॉश और एबट ना फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी हैं, इनके ज्यादातर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां तक मेरी नॉलेज है वो दवाओं के लगे हुए हैं।
डायग्नोस्टिक्स के इनके मेजॉरिटी यूनिट जो यूरोप और अमेरिका के अंदर है, इनके डायग्नोस्टिक के यूनिट सारे के सारे यहाँ पर है। अच्छा, इंपोर्ट करने में भी बहुत ज्यादा इसके अंदर कोई एक्सपेंस इन्वॉल्व नहीं है ना। जैसे मैंने बताया कि मैं तो एक थर्ड पार्टी के तौर पर खरीद रहा हूँ तो मुझे 1200 से 1300 या 1400 की किट पड़ रही है। अगर गवर्नमेंट इंपोर्ट करेगी बल्क में तो वो और कॉस्ट नीचे आ जाएगी, लेस देन 1000 हो जाएगी वो। ज़ाहिर आवाम को उसका असर पहुंचेगा और उसका आवाम को फायदा होगा कि 6,500 हज़ार रुपये में वो टेस्ट करवा रहे हैं। अगर वही टेस्ट 1200-1300 रुपये में होगा और मेरा और आपका ही फायदा है, इसके ऊपर हुकूमत को भी इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, आपके तवस्सुत से जो आपने ये गाइड किया और आप खुद ये टेस्ट कर भी रहे हैं कराची के अंदर, तो लाहौर की लैब में और बाकी बड़े और छोटे शहरों के अंदर भी जो है ये काम शुरू किया जा सकता है ताकि आवाम जो है फ़ौरन टेस्ट करवाएं और अगर वो पॉजिटिव होते हैं तो आइसोलेट हों। इसी नोट के साथ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ हम खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।